प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ से प्रश्न आपकी महाविद्यालय परीक्षाओं में तथा सिविल सर्विसेज, राज्य प्रशासनिक सेवाओं जैसे HAS, UPPCS, HCS या किसी भी राज्य की प्रशासनिक परीक्षाओं में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा दोनों में यहाँ से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको बहुत सावधानीपूर्वक आप लोग देखेंगे और छोटे छोटे पॉइंट को नोट करके आप इसका फ़ायदा लेंगे। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इस टॉपिक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज का हमारा जो विषय है वह है कि ब्रिटिश काल में कृषि व्यवस्था में परिवर्तन तथा नवीन भू राजस्व पद्धतियाँ। भारत में ब्रिटिश आगमन भारतीय भूमि में धीरे धीरे उनकी विजय, अंग्रेजी प्रशासन आरोपित करना तथा प्रशासन की दमनकारी प्रवृत्तियां तथा उभरती हुई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भारत की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विनाश प्रारंभ हो गया तथा कुटीर उद्योगों पर निर्भर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग तबाह हो गया। कृषि भूमि में निजी संपत्ति की अवधारणा की शुरुआत ने कृषि संबंधों में नए ढांचे तथा नए वर्ग जैसे जमींदार, सूदखोर तथा कृषि मजदूर आदि को जन्म दिया। इस नई व्यवस्था का सामूहिक परिणाम यह था कि कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया। यह नई व्यवस्था ना तो पूंजीवादी थी और ना ही सामंतवादी। यह अर्ध पूंजीवादी और अर्ध उपनिवेशवादी थी। अब कैसे भूमि संबंधों में परिवर्तन आता है और पहले हमारे किसानों के क्या अधिकार थे। भारत का परंपरागत कृषि व्यवस्था में भूमि किसानों की धरोहर होती थी तथा राजा पैदावार के एक निश्चित हिस्से का हकदार होता था। राजा का सामान्यतः भाग 1/4 से लेकर के 1/6 तक होता था। मुगल काल के दौरान जमींदारी के रूप में निजी संपत्ति की धारणा प्रस्फुटित होनी प्रारंभ हो गई थी, परंतु इससे मौलिक भूमि संबंधों में कोई अंतर नहीं आया। भूमि अभी भी किसानों की थी और भूमि पर किसानों का वंशानुगत अधिकार पूरी तरीके से मान्य था और ना ही भूमि लगान को मनमर्जी से बढ़ाया जा सकता था और ना ही भूमि को खरीदा जा सकता था और ना ही बेचा जा सकता था। अर्थात मुगल काल में भूमि क्रय और विक्रय की वस्तु नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के पश्चात इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। अंग्रेज विजेताओं ने भारत के प्रशासन से अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया। कंपनी चूंकि एक व्यापारिक कंपनी थी, अतः उसे आयात और निर्यात कर से ज़्यादा वसूल करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वे ज़्यादा राजस्व वसूल नहीं कर सकते थे तथा राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर ही रहा और इसी पर ब्रिटिश
विजेताओं ने मुख्य बल तथा ध्यान दिया। कंपनी ने शीघ्र ही भारत में ब्रिटिश भूमि संबंधों को लागू करके कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसके परिणाम स्वरूप, अब क्या इसका परिणाम रहा, जिसके परिणाम स्वरूप किसान का भूमि पर वंशानुगत अधिकार समाप्त हो गया, अर्थात लगान न देने की स्थिति में उसका भूमि पर से मालिकाना अधिकार समाप्त कर दिया जाता था, अर्थात बेदखली निश्चित थी। दूसरा है कृषि भूमि खरीदने और बेचने अर्थात क्रय और विक्रय की वस्तु बन गई। तीसरा था पुराने सामंतवादी वर्ग के स्थान पर एक ऐसे नए वर्ग का उदय हुआ जिसका परम उद्देश्य जबरदस्ती लगान की वसूली करके राज्य को देना था, तथा जो कानूनी तथा नैतिक किसी भी दृष्टिकोण से कृषि के विकास के लिए कटिबद्ध नहीं था। प्रशासन ने अपनी लगान की राशि निश्चित करके इन नए भूस्वामियों को कृषि भूमि का स्थायी अधिकार दे दिया, यानी उनको परमानेंट एक मौलिक अधिकार दे दिया गया कि अब भूमि के तुम मालिक हो। इसके कुछ गंभीर परिणाम निकले। बहुत भूमि बिना खेती की रह जाती थी, अर्थात रिक्त रहने लगी, तथा कृषि उत्पादन में कमी होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में कई बार अकाल पड़े तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। अब ये तो गंभीर विषय हो गया था कि लगान की वसूली नहीं हो रही है। तब अब दोनों तरफ सोचा जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत से अधिक धन प्राप्त करना। भारत तथा इंग्लैंड की सरकार ने भूमि कर प्रशासन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया तथा भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां अपनाई, अर्थात जमींदारी पद्धति, महलवाड़ी पद्धति, रयतवाड़ी पद्धति। इन 3 प्रमुख पद्धतियों को अपना करके उन्होंने भारत का शोषण करना प्रारंभ किया। जमींदारी पद्धति बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई तथा लगभग संपूर्ण भारत की 19% भूमि अंग्रेजों के अधीन आई। दूसरी पद्धति मालवाड़ी पद्धति थी। यह यूपी, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भूमि की 30% भूमि आई। रयतवाड़ी पद्धति बंबई और मद्रास के अधिकतर भागों में तथा आसाम तथा अन्य भागों में लागू की गई और इसके अंतर्गत लगभग 51% भूमि आई। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां लागू की और जिससे उन्होंने अधिकाधिक धन प्राप्त किया। तीनों राजस्व पद्धतियों का हम अलग अलग विश्लेषण, जैसे जमींदारी पद्धति, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी पद्धति, रयतवाड़ी पद्धति, इनका विश्लेषण और वर्णन अगली वीडियो में लगातार जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी, लेकिन अलग अलग वीडियो में इसका हम विश्लेषण करेंगे और आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना और मुख्य बिंदुओं को नोट करना। थैंक यू।